मुद्रा राक्षस, राक्षस एक कैसा होता है, विशाल राक्षस होता है। जैसे हमारी दिमाग में इमेज कैसी बनती है, हमारे दिमाग में इमेज ऐसी बनती है कि यार राक्षस कैसा होगा, विशाल होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ अकेडमी विद अनुराग में। मगध का उत्कर्ष, ठीक है, ये हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का जो भी चल रहा था उसी को हम आगे लेकर के चलते हैं। और मगध के उत्कर्ष में अगला आपका वंश जो आता है मौर्य वंश। हालांकि अभी तक हम लोगों ने पीछे देखा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। नंद वंश के पश्चात नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, और घनानंद के पश्चात आपका मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। कहा जाता है कि ये जो मौर्य वंश है इनकी माता का नाम मूरा था, उसी के नाम से ये मौर्य वंश पड़ा, ठीक है ना। तो ये मौर्य वंश की आज हम लोग चर्चा करेंगे। और मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश में आपके कुछ हालांकि राजा काफ़ी हुए हैं लेकिन कुछ ज़्यादा प्रचलित हुए हैं, जैसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो गए और बिंदुसार हो गए, सम्राट अशोक हो गए। इनसे प्रश्न कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनकी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो आज हम लोग उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ ये याद रखना आप कि ये इसको पढ़ने के पश्चात आप बस इसी पे डिपेंड मत रहना और कोई भी बुक वगैरह लेकर के उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है ना। उससे अगर आप पढ़ लोगे, कुछ क्वेश्चन अगर छूट रहे होंगे तो उनको आप फिर से रिमाइंड कर लोगे, याद कर लोगे, ठीक है ना। बाकी इतना तो मैं कराए दे रहा हूँ, ये परफेक्ट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉपी बुक वगैरह लेकर के अगर करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे नंबर 1 पे है आपका चंद्रगुप्त मौर्य लिया हुआ है। मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोडस किसने कहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोडस किसने कहा था, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोडस कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, जिन्होंने खोजा था चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, जिन्होंने खोजा था राजा के लिए। जब घनानंद ने इनका चाणक्य जी का अपमान किया था तब इन्होंने कहा था, अपनी शिखा खोल दी थी और कहा था कि मैं अब इस राज्य के लिए एक नया राजा ढूंढूंगा, ठीक है। तब ये निकल पड़े थे। तो उसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खोजा था। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा इन्हीं ने करवाई थी और इनकी जितनी भी कूटनीतियाँ थी सारी, मतलब जो भी चीज़ें थी सारा कुछ बताया चाणक्य ने ही। तो जब राजा बना आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना करता है, तो उनके जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कौन होते हैं, चाणक्य ही होते हैं, ठीक है, चाणक्य। और चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इनके ही नाम है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक यही हैं आपके चाणक्य। अर्थात इन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखी थी वो किस पर आधारित थी, राजनीति पर आधारित थी। अगर केवल अर्थशास्त्र की बात करेगा तब आपके अमर्त्य सेन आ जाएंगे, ठीक है ना, अमर्त्य सेन आ जाएंगे। और अगर राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र की बात करेगा तब आपके चाणक्य आ जाएंगे, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य आ जाएगा आपका, विष्णुगुप्त आ जाए, कौटिल्य आ जाए, सारे एक ही हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट कह रहा है चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, जो अभी हम लोगों ने पीछे देखी है, चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कौन से सप्तांग सिद्धांत दिए हैं, तो कौन से सप्तांग सिद्धांत दिए हैं तो वो देखते हैं। थोड़ा सा 7 पॉइंट लिखे हुए हैं। नंबर 1 राजा, अमात्य, आप देखेंगे तो उसमें मिलेंगे आपको जो मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य करके एक नाटक आता है, उसमें अमात्य एक होता है, ठीक है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र,
ठीक है, ये सप्तांग सिद्धांत चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र पुस्तक में दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, कह रहा चाणक्य के पिता का नाम क्या था? तो चाणक्य के पिता का नाम महर्षि चणक, महर्षि चणक था। ठीक है, महर्षि चणक। नेक्स्ट आ जाता है इंडिका पुस्तक के लेखक, ये जो आपके मौर्य वंश हैं, मौर्य वंश के बाद इनके जो राजा हैं, सम्राट अशोक हैं, इनके बारे में काफ़ी तथ्य अभिलेखों से हम लोगों को मिले हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, अभिलेखों से, स्तंभों से इनकी खोज में पढ़ा गया, प्राकृत भाषा में क्या क्या लिखा था उससे काफ़ी चीज़ें मिली हैं, काफ़ी पुस्तकों में लिखा मिल गया, जैसे ये इंडिका पुस्तक और ये मुद्रा राक्षस। तो इसलिए ये पुस्तकें इन्हीं वंशों में पूछी जाती है, इसलिए इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है ना, तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज हैं, मेगस्थनीज। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो राक्षस कैसा होता है, एक प्रकार से अगर आप देखो, रिलेट करो, जो चीजें मैं रिलेट करवा सकता हूं वो मैं रिलेट करवा देता हूं, बाकी आप अपने आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मुद्रा राक्षस, राक्षस एक कैसा होता है? विशाल राक्षस होता है। जैसे हमारी दिमाग में इमेज कैसी बनती है, हमारे दिमाग में इमेज ऐसी बनती है कि यार राक्षस कैसा होगा? विशाल होगा। विशाल से विशाख दत्त। ठीक है, विशाल से मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त हो जाएंगे मुद्रा राक्षस के लेखक। नेक्स्ट कह रहा है सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो किसके दरबार में भेजा था भैया? चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? भद्रबाहु, भद्रबाहु। ये जैन मुनि थे। ठीक है, जैन मुनि, जैन मुनि थे और इन्होंने क्या? भद्रबाहु, ये भद्रबाहु थे, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने ही दी थी। नेक्स्ट कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम क्या था? हेलेना, हेलेना। ये सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। नेक्स्ट है आपका, कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो है कहाँ पे बिताया था? श्रवणबेलगोला में, और वो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, लगभग 298 बीसी की बात है, 298 बीसी। ठीक है, 298 बीसी में ये श्रवणबेलगोला, और ये श्रवणबेलगोला कहाँ है भैया? कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक, कर्नाटक। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है और यहीं पे इन्होंने अंतिम समय बिताया था और यहीं पे अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार प्राण त्यागना क्या कहलाता है? तो प्राण त्यागना क्या कहलाता है भैया? संथारा। ठीक है, प्राण त्यागना संथारा कहलाता है, संथारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक है भैया? ये उत्तरापथ क्या होता है? उत्तरापथ एक प्रकार से कच्चा रास्ता होता है, कच्ची सड़कें जैसे नहीं होती हैं वैसे ही आपका उत्तरापथ एक प्रकार से कच्चा रास्ता होता है। ये मगध से कंधार तक बनाया गया था, पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, मगध से कंधार तक। और अगर वर्तमान की बात करें हम, तो वर्तमान में आपके ये शेरशाह सूरी ने ये मगध पश्चिम बंगाल से अमृतसर तक बनवाया था रास्ता। आ रही बात समझ में? तो ठीक है, ये आपका जो उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक, अगर उत्तरापथ की बात करेगा तो उत्तरापथ आपका कहाँ से है? मगध से कंधार तक, मगध से कंधार तक, सॉरी कंधार, कंधार तक। ठीक है, आ रही बात समझ में? मगध से कंधार तक ये उत्तरापथ कच्चा रास्ता बनवाया गया था। और ये रास्ता किसने बनवाया था? पहली बार यही बनवाया गया था, कच्चा रास्ता, पहले रास्ते वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो उत्तरापथ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद यहाँ पॉइंट करके आप लिख लेना, ठीक है, कि ये सबसे पहले उत्तरापथ मगध से कंधार तक चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया। तत्पश्चात उसके बाद जो अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल से, नोट करके नीचे लिख लेना, पश्चिम बंगाल से अमृतसर तक,
अमृतसर तक, पश्चिम बंगाल से अमृतसर तक जीटी रोड। जीटी रोड क्या होती है भैया? ग्रांड ट्रंक रोड। सारा कुछ इसी में पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है। जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। पश्चिम बंगाल से अमृतसर तक जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, ठीक है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या करा, अब बिंदुसार आ जाते हैं एक प्रकार से। अब बिंदुसार क्या है भैया? ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र आए बिंदुसार के बाद आते हैं, बिंदुसार के पुत्र आते हैं सम्राट अशोक। एक है बिंदुसार, एक है बिंबिसार। मैंने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है हर्यक वंश में, याद करो, हर्यक वंश में आपका बिंबिसार आया था और यहाँ पे बिंदुसार आए हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होना नामों में, ठीक है ना। आने बात से 185 BC तक ये आपका मौर्य वंश चला। तो एक लंबा समय था, एक प्रकार से मान सकते हैं 322 BC से 185 BC तक मौर्य वंश चला था। एक लंबा समय था, उसमें कई राजा हुए। कई राजा में से ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक मुख्यतः थोड़े से सूरवीर राजा हुए, एक प्रकार से ये कह सकते हैं। और इन्होंने कई युद्ध वगैरह भी जीते हैं और इनसे प्रश्न ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, उसके बाद आता है बिंदुसार। नीचे क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था भैया? बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। उसके बाद आता है बिंदुसार का अन्य नाम क्या था, अर्थात और किस नाम से जाना जाता था? जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था अजातशत्रु को बचपन में क्या कहा जाता था, याद करो, कुड़िक। आ रही बात समझ में? वैसे आपका बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? तो बिंदुसार का अन्य नाम था अमित्रघात, अमित्रघात, ठीक है, बिंदुसार का अन्य नाम था अमित्रघात। नेक्स्ट है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अब आ जाता है सम्राट अशोक, अर्थात बिंदुसार का पुत्र। तो बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक। अब सम्राट अशोक के बारे में क्या क्या है? सबसे तो पहला यही क्वेश्चन आ गया कि बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था। तो बिंदुसार का लड़का अशोक, ये पीछे भी हमने आपको बताया हुआ है। तो बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या है भैया? अशोक, ठीक है, बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक। नेक्स्ट है अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में ही हुआ था, ठीक है, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है लायन कैपिटल किसे कहा जाता है? लायन मतलब शेर, कैपिटल मतलब राजधानी, शेरे राजधानी एक प्रकार से कह सकते हैं। तो लायन कैपिटल किसे कहा जाता था? तो ये अशोक को ही लायन कैपिटल कहा जाता था, अशोक, ठीक है, अशोक को लायन कैपिटल कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है अशोक के स्तंभों की संख्या। जैसा कि मैंने बताया, इन राजाओं के बारे में, इन वंशों के बारे में कुछ जानकारी हमको इन तथ्यों से भी मिली है, अर्थात स्तंभ और अभिलेख जो खोजे गए उनमें जो जिस भी भाषा में लिखा था, प्राकृत भाषा में, उनको पढ़ा गया, पढ़ करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करी गई और कुछ पुस्तकों से मिली जानकारी सब कलेक्ट करके ही आपका हिस्ट्री बना हुआ, इतिहास बना हुआ, वहीं से हम लोग तथ्य देखते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी थी? तो अगर स्तंभों की बात करेगा तो 7 स्तंभ थे और अगर अभिलेखों की बात करेगा तो 14 अभिलेख थे, ठीक है। तो 7 स्तंभ, अर्थात अशोक के स्तंभों की संख्या 7 थी और अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी थी? 14 अभिलेख, ठीक है, 14 अभिलेख, 7 स्तंभ, याद रखना, 7 स्तंभ, सासे 7, सासे स्तंभ, देखो स्तंभ सा रहा है ना, सासे स्तंभ, और ये अभिलेखों की संख्या 14 हो जाएगी, अर्थात 7 का डबल कर दो, 7 दूनी 14, रिलेट कर लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट कह रहा है अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम पहले खोजे जाएंगे, उन्होंने खोजा था, केवल पढ़ नहीं पाए थे, पढ़ा नहीं था, ठीक है ना। तो अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? कैनथेलर, कभी कभी पैनथेलर भी मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, पैनथेलर, पैनथेलर ने सन 1750 में, ठीक है, 1750 में इन्होंने खोज करी थी, 1750 ईस्वी में। 1837 में तो पढ़ लिए गए थे, अरे बात समझ में, 1750 में अभिलेखों की खोज हुई थी और उसके बाद अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वे थे आपके जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप,
जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था और इन्होंने कब पढ़ा था? 1837 को, 1837 ईस्वी को इन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया था, पढ़ा था। और किस भाषा में वो लिखे थे? प्राकृत भाषा में लिखे थे। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे थे? प्राकृत भाषा में लिखे थे, प्राकृत भाषा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कलिंग युद्ध कब हुआ था? जैसे पीछे हम लोगों ने झेलम का युद्ध पढ़ा था, वितास्तता का युद्ध भी कहते हैं, वैसे आपका कह रहा है कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था भैया? 261 बीसी में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। और कलिंग के युद्ध में इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ था, जन धन हानि बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत सारे जानवर मारे गए थे, छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे। ठीक है, बड़े बुजुर्ग सब मारे गए थे। तो कलिंग युद्ध में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था कि अशोक जो था, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। वही सब चीजें देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक एकदम मर्मम हृदय का हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक को किसने दी थी? तो बौद्ध धर्म की दीक्षा एक उपगुप्त नामक भिक्षु होते हैं जो इनको अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। ठीक है ना, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा कौन देता है? उपगुप्त नामक भिक्षु देते हैं। और उसके बाद ये बौद्ध धर्म से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि श्रीलंका भेज देता है अपने बच्चों को, अर्थात अपने लड़के को और अपनी लड़की को। कहाँ भेज देता है? श्रीलंका भेज देता है। पुत्र का नाम होता है महेंद्र और पुत्री का नाम होता है संघमित्रा। इन दोनों को ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेज देता है? श्रीलंका भेज देता है। सारे क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हुए हैं, आगे चलते हैं। कह रहा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? बताओ, मैंने बता दिया है, उपगुप्त नामक भिक्षु ने। उपगुप्त नामक भिक्षु, ठीक है, उपगुप्त नामक भिक्षुक ने इनको अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। नेक्स्ट कह रहा अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अभिलेख थे कितने भैया? 14 अभिलेखों में सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है भैया? तो सबसे लंबा अभिलेख है आपका 7वां अभिलेख। ठीक है, 7वां अभिलेख सबसे लंबा। कौन सा क्वेश्चन? सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख। 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। नेक्स्ट कह रहा है कि धम्म यात्रा, ठीक है, कह रहा धम्म यात्रा का वर्णन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सबसे लंबा अभिलेख। उसके बाद कह रहा धम्म यात्रा का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? तो अशोक के किस अभिलेख में है भैया? 8वें अभिलेख में। 8वें अभिलेख में है। ठीक है, धम्म यात्रा का वर्णन अशोक के 8वें अभिलेख में। नेक्स्ट कह रहा यही जो कलिंग युद्ध की हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर, कलिंग युद्ध, ये वाला क्वेश्चन कह रहा कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है भैया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। 13वें अभिलेख में है, 13वें अभिलेख में। ठीक है, 13वें अभिलेख में। ठीक है, 13वें अभिलेख में है। अब अभिलेख कर रहे हैं, अर्थात अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? क्वेश्चन आ जाता है कि अभिलेखों का जो अध्ययन किया जाता है उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? अर्थात अभिलेखों का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं? इपिग्राफी। इपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? अभी मैंने बताया हुआ है, बताओ किसको भेजा था? अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था भैया। भेजा था कि नहीं भेजा था? तो ये मान लेते हैं, ये ऊपर पुत्र और ये नीचे है पुत्री। तो पुत्री का नाम क्या था भैया और पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था महेंद्र, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। संघमित्रा, ठीक है। अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया बौद्ध धर्म से कि अपने पुत्र और पुत्री को प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया अशोक ने। नेक्स्ट कह रहा है सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप है कहाँ भैया? तो सांची का स्तूप आपका एमपी में पड़ जाता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में पड़ जाता है। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। ठीक है, इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इस सीरीज से आते हैं। लास्ट आ जाता है मौर्य वंश का, अब यहीं से अंत होता है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ।
आ रही बात समझ में? मौर्य वंश का अंतिम शासक आ गया और यहां से आपका मौर्य वंश समाप्त हो जाता है। इसके बाद मौर्योत्तर काल लेकर के आएंगे हम। अगला टॉपिक हिस्ट्री का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा मौर्योत्तर काल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।